हैं और बाकी टीम के लोग हैं। लेकिन चूंकि जब हम धर्म का काम करते हैं या बौद्ध विहार में जाते हैं तो वहाँ हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करते। तो मैं भी राजनीतिक चर्चा ना करके कुछ दिल की बात करना चाहता हूँ। पूरे दुनिया में कहीं पर भी जातियां नहीं है। भारत को छोड़कर पूरे दुनिया में कहीं भी जाति व्यवस्था छुआछूत नहीं है। और इस जाति व्यवस्था और छुआछूत ने हमारे देश को बेहद कमजोर कर दिया है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी, ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। पूरे दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो इराक के अंदर दजला और फ्रात नदियों के बीच स्थित है। और दूसरी हड़प्पा संस्कृति थी, जो हमारे देश की संस्कृति थी। और तीसरे नंबर पर मिस्र की, इजिप्ट की संस्कृति थी। और हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे उस वक्त नाले ढके हुए होते थे। आज हमारे हालात ये है कि चारों तरफ गंदगी का माहौल है। लेकिन जब हमारे देश में जाति व्यवस्था नहीं थी, तब की तरक्की को देखें तो लगता है कि उस वक्त हम लोग ज्यादा सभ्य और सुशिक्षित थे। और उस वक्त अलग अलग तरह के लोग काम तो करते थे। जैसे कोई कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, कोई जूते बनाने का काम कर रहा है, कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, कोई रुई धुलने का काम कर रहा है। लेकिन आपस में रोटी बेटी होती थी, क्योंकि तब जातियां नहीं थी। भारत में जातियां आर्यंस के भारत में आने के बाद बनी। और उसके बनने के पीछे भी एक षड्यंत्र था। क्योंकि जब आक्रमणकारियों ने भारत के भोले भाले लोगों को एक तरीके से उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर और उनकी सत्ता और संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया, उनको गुलाम बनने पे मजबूर किया, तब कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात रही होगी कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। जिस दिन इनको ये समझ आ गया कि इनका हक मरा, इनका हक छिना है, तो ये अपना हक वापस ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे देश को जाति और वर्ण व्यवस्था में बांटकर सबको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। और मैं समझता हूँ पूरे दुनिया के अंदर इतने लंबे समय तक कोई कौम गुलाम नहीं रही। लगभग 3500 साल तक हमारे देश के मूल निवासी जो है गुलाम रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि धर्मशास्त्रों में ही ये लिख दिया गया कि जो देश के अंदर जो शूद्र है या अति शूद्र, अछूत, अनटचेबल कह लीजिए, उनको पढ़ने लिखने का, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं है। उनको व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार नहीं है। जिसकी वजह से हमारा पूरा जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो इतने ज्यादा पिछड़ गए कि इतने लंबे समय तक गुलाम रहे। और आपने सबने पढ़ा होगा इतिहास को कि एक समय सम्राट अशोक के टाइम पर भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? उसका कारण था, म्यांमार से लेकर बर्मा से काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। और बौद्धमय भारत का मतलब है जहां किसी भी प्रकार के शोषण के लिए कोई स्थान ना हो, जहां समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, दया हो, करुणा हो, शील हो, प्रज्ञा हो, जहां सबको समान दृष्टि, सम्यक दृष्टि से देखने की भावना हो, जहां सबके हक और अधिकार की इज्जत करने की भावना हो। तो ऐसी भावना जहां भी होगी वो देश तरक्की करेगा। और जिस देश में भी आपस में वैमनस्य हो, जात पात हो, ऊंच नीच की भावना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो जब तक भारत में जाति व्यवस्था नहीं आई थी, तब तक भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन जिस तरह राजा बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या की, और हत्या करने के बाद पूरे देश में 84,000 बौद्ध मठों को निस्तेनाबूद किया, लाखों बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई, हत्या करने वाले को सोने की दिनारे इनाम में दी,
और पूरे देश से बुद्धिज्म को निस्तनाबूद किया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि भारत कभी भारत नहीं बन पाया। भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। वो हर शक्तिशाली रियासत कमजोर रियासत पे कब्जा कर लेती थी, उनमें हमेशा आपस में युद्ध होते रहते थे। और अगर आप देखेंगे तो कई बार कमजोर किसी विदेशी आक्रमणकारी को इनवाइट करता था, ये सोच के कि ये ज्यादा मजबूत है, इसको हरा दूं। उसे ये नहीं पता जो उसको हरा रहा है कल को फिर तेरा भी शासन वो छीन लेगा। इस तरीके से भारत अनेकों बार गुलाम हुआ। और मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाकर आर्टिकल 1 में जो लिखा इंडिया दैट इज भारत, और उसमें सरदार पटेल जी की भूमिका रही कि 562 रियासतों को एकजुट करके एक सशक्त भारत का निर्माण किया। और मैं समझता हूं कि भारत को अगर दुनिया में कोई आगे ले जा सकता है, क्योंकि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे आज वाले हो चाहे पीछे वाले हो, जब भी वो विदेश में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में आते ही फिर एकदम से उनकी विचारधारा बदल जाती है। तो अगर भारत को कोई सशक्त भारत बना सकता है तो वो रास्ता केवल बुद्धिज्म से होकर गुजरता है। मैं भी 14 अक्टूबर को मैं नागपुर दीक्षा भूमि गया। तो उसमें कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन पुलिस के जो वहां के एसपी थे उनको पता लग गया कि मैं आया हूं, तो उन्होंने मुझे अंदर तक जाने दिया। अंदर वाला गेट बंद था। जब मैंने दीक्षा भूमि को नमन किया तो अचानक ही मेरे अंदर एक भावना पैदा हुई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अगले दिन चंद्रपुर में दीक्षा का कार्यक्रम कराया। तब उन्होंने कहा था मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा, लेकिन उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। 1 महीना 22 दिन के बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब का संकल्प था भारत को बौद्ध में बनाने का। ठीक है, बाबा साहब के शरीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे हैं। हम बाबा साहब को संकल्प को पूरा क्यों नहीं कर सकते? तो हमने फिर वहीं पे अचानक मन में आया, और जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर मीडिया खड़ा था, और मैंने यकायक उनके सामने बोल दिया कि हम 5 साल के अंदर भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, भारत पूरा बौद्ध में था, तो हम अपने पूर्वजों को उस बुद्धिज्म में वापस लाएंगे, जो ज्ञान का जो रास्ता है, जिसमें समता, मैत्री, दया, ममता, करुणा, मैत्री, बंधुत्व, वो रास्ता जो विकास का रास्ता है, उसमें वापस लाएंगे। और दूसरा, मैं बुद्धिज्म को जब डिफाइन करता हूं तो बुद्धिज्म को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह ना लें। बुद्धिज्म का मतलब एक ऐसा रास्ता जो विकास का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो ज्ञान पे आधारित है, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें जादू टोने के लिए कोई स्थान नहीं है, जो पूरी तरह बुद्धि और विवेक पर आधारित है। क्योंकि तथागत बुद्ध का जब अंतिम समय था, तब उनसे भिक्षुओं ने पूछा कि तथागत आपके बाद अब हमारा क्या होगा? तो बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि किसी भी बात को इसीलिए मत मानो कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा है, या इसलिए भी मत मानो कोई राजा कह रहा है, कोई ताकतवर व्यक्ति कह रहा है, या धनी कह रहा है। किसी भी बात को मानने से पहले अपनी तर्क की कसौटी पर कसकर देखो, विवेकपूर्ण तरीके से सोचकर देखो और अनुभव करो। और अनुभव के बाद अगर आपको लगे ये बात सही है तो उस बात को मानो, और अगर अनुभव के बाद ना लगे सही तो उस बात को मत मानो। तो मैं समझता हूं पूरे दुनिया के लिए इससे ज्यादा कल्याणकारी रास्ता किसी ने नहीं दिया। आज हम लोग इस संकल्प पे आगे बढ़ रहे हैं कि हर वो व्यक्ति बौद्ध है जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और तर्क पर कसकर लेता है, जो किसी दूसरे को सताता नहीं है,
जो किसी दूसरे के हक अधिकार को छीनता नहीं है, जो किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करता है, हर वो व्यक्ति बौद्ध है। तो मैं समझता हूं भारत को अगर गौरव प्रदान किया है तो बुद्धिज्म ने किया है। और फिर से अगर भारत एक गौरवशाली राष्ट्र बनना चाहता है तो वो रास्ता बुद्धिज्म से ही निकलता है। तो ये मेरा संकल्प जब मैंने लिया, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उसके बाद से पूरे दुनिया के अंदर बैठे हुए लोगों ने और भारत के लगभग हर राज्य के लोगों ने इस पर बड़ा समर्थन दिया और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा है। और अब मुझे ये लगने लगा है कि ये शायद 10 करोड़ से ऊपर जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अच्छा रास्ता तो सबको अपनाना चाहिए। जो मार्ग उत्तम है, सबके कल्याण का मार्ग है, तो सबके कल्याण के मार्ग को सबको अपनाना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि हमारे लोग जो मूल्यवासी हैं वही सबसे ज्यादा गरीब है। और जब पहले जातियां नहीं थी, किसी चालाक इंसान ने जातियां बनाई। जब हमें पता है मूल्यवासी हैं हम लोग और जातियां पहले से नहीं थी, तो अब तो कम से कम हमें जातियां खत्म करने पे एकजुट हो जाना चाहिए। आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहिए। अगर हम भी इन जातियों को ढोएंगे तो फिर हम भी कहीं ना कहीं बाबा साहेब की उस मूवमेंट के साथ गद्दारी कर रहे होंगे। तो हमने एक संकल्प लिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मिशन जय भीम के माध्यम से हमने ये शुरुआत की है और मिशन जय भीम में परमानेंट कैडर सेंटर भी हम लोग दिल्ली के अंदर बना रहे हैं और दिल्ली से कुछ हर राज्य की राजधानी में बनाएंगे। और हमारे बच्चे, चाहे आप एक रोटी कम खा लेना, एक जोड़ी कपड़ा कम सिलवा लेना, पर मेरा निवेदन सब लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं। तो अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो कुछ तरक्की हो जाएगी। अदरवाइज हम लोग के पास तो खेती जमीन भी नहीं है, हम लोग के पास कोई व्यापार नहीं है, कोई दो धंधे नहीं है। और आजकल व्यापार करना भी कोई चाहे, पहले तो धार्मिक बंदिश थी, पढ़ने पर भी और व्यापार पे भी। अब बाबा साहब ने चलो रास्ते खोल दिए सबके, लेकिन अब व्यापार करने के लिए पैसा चीजों को कहां से लाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे विकास का कोई रास्ता अगर बचा है वो केवल शिक्षा से उसका रास्ता निकलता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब लोग भी इस मुहिम में साथ दें, भारत को एक प्रबुद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में और देश के अंदर फैली हुई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, इस सब को मिटाकर मतलब एक भय का वातावरण पूरे देश में बना दिया गया है। लोगों को जाति धर्म में बांट दिया है, न महिलाएं सुरक्षित है, न कोई और सुरक्षित है। तो ऐसे भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी नहीं देखा था। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जो भारत आज बन गया है। तो मैं समझता हूँ आपको सबको मिलके आपस में एक बंधुत्व पैदा करना चाहिए, भाईचारा पैदा करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारे विकास के रास्ते खुलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।